हेलो बच्चों, आज से हम लोग फिर से अपना YouTube का सफ़र शुरू करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मिरर के बारे में और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़े थे, जिसमें प्लेन मिरर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्लेन मिरर की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ होता है कि प्लेन मिरर जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज को फॉर्म करता है। मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होता है। और प्लेन मिरर हमेशा जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट है तो हम ये भी बताएंगे कि एक ऐसा केस है जिसमें प्लेन मिरर रियल इमेज को भी फॉर्म कर सकता है। वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर का कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे और उसी के साइज का इमेज बनेगा। मतलब इक्वल साइज का इमेज फॉर्म करता है। तो लिखेंगे प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो देखते हैं साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता, इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि राइट साइड लेफ्ट में अपीयर होता है और लेफ्ट साइड राइट में अपीयर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्सन। तो जो भी इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। और लेटरली इन्वर्टेड बनने के कारण ही क्या होता है कि जो एम्बुलेंस होता है उस पे जो भी एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि जब भी वो साइड मिरर में दिखे, हालांकि साइड मिरर कन्वेक्स मिरर होता है लेकिन वहाँ भी लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो जैसे ही साइड मिरर में दिखे तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो वो बिल्कुल सीधा बने और क्लियर पढ़ने में आ जाए कि ये कोई एम्बुलेंस लिखा हुआ है। तो इस तरह से जैसे कि इसको आप देख सकते हो कि जैसे आपके पास यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है और मान लीजिए ये डॉट दे देते हैं, तो जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है इतना ही डिस्टेंस पे इमेज ऐसे फॉर्म हो जाएगा। और ये डॉट जितना डिस्टेंस कम पे है तो यहाँ भी उतना ही कम डिस्टेंस पे मतलब ये डॉट फॉर्म होगा। तो देखिए इधर डॉट, अगर इसकी बात करें तो राइट साइड है और इधर डॉट लेफ्ट साइड हो गया। इसी को लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। और जो ये इमेज फॉर्म होता है ये इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। इसको इससे पिछले वीडियो में इसके बारे में बताए हैं। द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, इमेज हमेशा वर्चुअल होगा किसमें? प्लेन मिरर में। जब रियल ऑब्जेक्ट की बात करा जाए, जब रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तब ये केस होगा। ये याद रखने वाली बात है। एक केस आता है जिसमें ये रियल इमेज फॉर्म करता है, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर का, इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या टाइप है। चलिए देखते हैं स्फेरिकल मिरर के टाइप के बारे में। तो देखिए हमारे पास वैसे देखा जाए तो स्फेरिकल मिरर जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो दो तरह के हैं। स्फेरिकल मिरर, एक जो है वो मिरर है उसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। कनकेव मिरर क्या होगा? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा होगा। और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो ध्यान से सुनिए, कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ ऐसे रहेगा, बिल्कुल अंदर की तरफ धंसा हुआ। जैसे आप देख सकते हो जो भी आपके पास कुछ रहता है, जैसे चम्मच है, अगर चम्मच को सामने से देखोगे तो वो कनकेव सरफेस है, लेकिन उसको पीछे से देखोगे ये वाला सरफेस तो वो कन्वेक्स सरफेस है। तो कनकेव मिरर को अगर हम ड्रॉ करें तो बोर्ड पे तो ऐसे धंसा हुआ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड को क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है। कह सकते हैं कि अगर इस तरह से सरफेस है, ये फ्रंट व्यू है इसका,
इसका फ्रंट व्यू की बात करें तो ये फ्रंट व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। साइड व्यू इसलिए कि फ्रंट व्यू ये अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा, सामने से देखने में तो गोल ही लगेगा। जैसे आपका जो प्लेट होता है, जो कि प्लेट आप देखते हो, प्लेट अंदर की तरफ धंसा रहा है, सामने से देखोगे तो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, वो एक कनकेव मिरर की तरह है, ठीक है। और उसको जब हम साइड से कर देंगे, इसको जब ऐसे साइड से करेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको, जो फिगर ये दिख रहा है ऐसा ही दिखेगा। तो ये कनकेव मिरर है और यहाँ से फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, इसका कर्व सरफेस हो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अंदर की तरफ कर्व हो। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला रहता है। उस प्लेट को उल्टा करके देखिए, जो ऐसे प्लेट था उसको ऐसे करके देखिए, तो उल्टा जब प्लेट हो जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला है। तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलेंगे, ऐसे मिरर को बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। इसका भी साइड व्यू ऐसे ही दिखेगा, फ्रंट व्यू ऐसे ही दिखेगा, लेकिन ये बाहर की तरफ निकला रहेगा। तो बोल सकते हैं, इसका डिफाइन कर सकते हैं, द मिरर whose reflecting surface curved inward, अंदर की तरफ कर्व हो, is called concave mirror, ठीक है। उसके बाद इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हो, मतलब कर्व्ड आउटवर्ड हो, उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। द मिरर whose reflecting surface curved outward is called convex mirror। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला रहेगा वो मिरर कहलाता है कन्वेक्स मिरर। अब ये दोनों ही मिरर में कुछ नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है हमने कुछ नाम रखे हैं इसके, ताकि हम लोगों को इसका स्टडी करने में इजी हो कि क्या क्या इसमें नाम रखा गया है। तो एक तो नाम रखा गया है कि पोल। पोल वो डिस्टेंस होता है जहां से हम किसी भी मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं, या याद रखिएगा ज्योमेट्री में या कहीं भी हम पोल अपने मन से डिसाइड करते हैं जहां से हम मेजरमेंट की शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम लोग पोल डिसाइड करते हैं मिरर के सेंटर को। जो मिरर का सेंटर होता है, जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर को ही पोल दिखाई देंगे। जैसे आप प्लेट आपके सामने है ऐसे, और जो आपको मार्कर दिख रहा है ये सेंटर में, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा। उसी तरह से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये जो मिरर हम देख रहे हैं, ये मिरर किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है ऐसे, उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे अब डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग करते हैं इसके। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखिए क्या क्या नोमेनक्लेचर है। सबसे पहला है पोल। तो पोल हम मिरर के सेंटर को कहते हैं। जो भी मिरर है उसका जो सेंटर होगा उसी को पोल कहा जाएगा। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। हम लोग इसका हेल्प लेते हैं जब भी हम लोगों को कोई भी डिस्टेंस मेजर करना रहता है तो पोल से ही शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए हमने एक फिक्स किया है कि कहाँ से डिस्टेंस का मेजरमेंट का शुरुआत करेंगे। तो ये पोल कुछ ऐसा है। अगर हम सामने से दिखाएंगे तो बिल्कुल ये सेंटर में दिखेगा। जैसे सामने से दिखाएं तो ये सेंटर में दिखेगा, लेकिन इसी को अगर हम ऐसे दिखाएं, क्योंकि हमारा सारा डायग्राम ऐसे दिखाना है, ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोल को लेते हैं। और इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जब इसको एक स्फीयर बना जाए जिससे इसको काट के निकाला गया है। ये जो मिरर है इसको किसी न किसी स्फीयर से काट करके निकाले हैं, उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे अगर बात किया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्या, तो देखिए इस तरह से स्फीयर है, इसका एक ऐसा एक कर्वेचर है हमारा मिरर का। अब इस तरह से अगर कोई एक स्फीयर बनाया जाए तो यहाँ पे कोई सेंटर आएगा, यही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है, एक सेंटर होता है। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर
center of a sphere whose part is mirror। ठीक है, जिसका पार्ट है मिरर, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगला है कि जो ये सरफेस आप देख रहे हो सामने का, जिस सरफेस पे लाइट रे आएगा, मतलब ये वाला सरफेस, अगर बात करें ऐसा मिरर है तो इस मिरर का पूरा ये सरफेस जिस पे लाइट रे ऐसे फॉल होने वाला है, मतलब ये सरफेस, और ये तो आपको पीछे से पेंट है ही, बिल्कुल सामने का ये जो सरफेस दिखेगा बिल्कुल जिस पे लाइट रे गिरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। ठीक है, एपर्चर क्या होता है, एपर्चर होता है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ spherical mirror where incident ray strike is called aperture। ठीक है, इसी को हम लोग एपर्चर कहेंगे, जहां इंसिडेंट रे गिरे उस पार्ट को हम लोग एपर्चर के नाम से जानते हैं, वो इफेक्टिव डायमीटर हो जाएगा आपको क्या, एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर एक तरह से कह सकते हैं जो मिरर है, उस मिरर का पूरा पार्ट जहां पे लाइट रे आकर के स्ट्राइक होने वाला है, उसी को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। क्या, चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। चलिए, वैसे मिरर में देखा जाए तो बहुत सारे एक्सिस होते हैं। एक्सिस क्या होता है, तो एक्सिस आपने पढ़ा होगा कि हमारे मैथमेटिक्स में दो तरह के एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लेते हैं। ठीक है, अब इसका कंडीशन ये रहता है कि ये 90 डिग्री यहाँ पे रहता है, मतलब जहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए आपका। ये अगर पूछा जाए क्या ये एक्स या वाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या ये एक्स, क्या ये वाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंडीशन है कि सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि इस तरह से है, इसको आप वाई लिए हो, इसको एक्स, हमने ऐसा कर दिया, अब वाई ऊपर चला गया, एक्स ऊपर चला गया, तो ये ऐसा हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि 90 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह से अगर हमारा एक सर्कल है, अब उस सर्कल का सेंटर से मिला करके आप देखेंगे, अगर हमारे पास एक सर्कल है ऐसा, मान लो कि ये हमारा सर्कल है, इस सेंटर से कोई भी लाइन मिलाएंगे टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री पे ही कट करता है। ये हर जगह 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दें तो वो 90 डिग्री होता है। इसको 9th में भी पढ़ना था और इसी चीज़ को 10th में प्रूफ भी करना आपको मैथ्स का चैप्टर में। मैथ्स का एक सर्कल चैप्टर है, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वहाँ से कोई भी लाइन मिला देंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, 90 डिग्री होगा, और वो एक्सिस होगा। समझ लीजिए कि मतलब ये मिरर है, मान लीजिए ये हमारे पास मिरर है, और इस मिरर में किसी भी पॉइंट को ऐसे मिला दिए, ये सारा पॉइंट आपको एक्सिस कहलाएगा। ये जितने भी पॉइंट आपको मिल रहा है इस मिरर पे, सब 90 डिग्री पे है, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, और सबको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। लेकिन इन सब एक्सिस में एक मेन एक्सिस होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे, इस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिए। प्रिंसिपल मतलब ये मेन एक्सिस है। मेजरमेंट की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, मेजर करेंगे चीज़ों को, वो प्रिंसिपल एक्सिस को लेकर के हम मेजर करेंगे। दो चीज़ें आ गई, एक पोल और एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों चीज़ हमें मेजरमेंट में यूज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सिस क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो चलिए उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो लिखते हैं नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होता है, ये वो स्ट्रेट लाइन होता है जो क्या करता है, हमें ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को। ठीक है, लिख सकते हैं द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन center of curvature and pole, center of curvature and pole of the mirror is called principal axis। मतलब इस एक्सिस को, ये लाइन को जो मेन एक्सिस है, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहीं से हमारा मेजरमेंट की शुरुआत होने वाली है। चलिए
अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक और पार्ट पढ़ लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो क्या बोलेंगे। तो आप सोच सकते हो कि यही तो उस स्फीयर का रेडियस था। अरे भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था इसी को तो हम लिए थे उसका रेडियस स्फीयर का, तो यही तो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का रेडियस। तो इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हो आप, अगर लिखना चाहो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफिनीशन यहाँ से क्या हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole of the mirror is called radius of curvature। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, एक पढ़ेंगे जब इसको फोकस के साथ। अभी फोकस सब लोग पढ़ेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आया होगा कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को, मतलब जब इसको आप ऐसे बनाओगे ना तो यही आपका उस स्फीयर का रेडियस होगा। इसी को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो चलिए, इसको लिखने के बाद अब हम लोग मेन टर्म पे आएंगे अपने फोकस पे, और फोकस को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग फोकस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट टर्म हमारा है फोकस। प्लेन मिरर या किसी भी मिरर के बारे में अगर फोकस की बात किया जाए तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से एक बात याद आया कि अगर आपको पूछा जाए कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे ये एक प्लेन मिरर है और इसका पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो क्या बताएंगे आप। तो ध्यान से सुनिए, प्लेन मिरर अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा, अगर इसको एक स्फीयर बनाया जाए तो बहुत बड़ा स्फीयर का पार्ट होगा। जैसे एक छोटा सा स्फीयर है, इसका एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं बहुत छोटा, तो ये बिल्कुल एक प्लेन मिरर की तरफ लग रहा है। मतलब ये छोटा सा पार्ट एक बड़े स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये बिल्कुल प्लेन है। तो इसका अगर रेडियस देखा जाए तो ये इसी के लिए रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा इस पार्ट के लिए, इस छोटे से पार्ट के लिए। उसी तरह से इस प्लेन मिरर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता करना हो तो ये बहुत डिस्टेंस पे जाएगा, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो रेडियस क्या ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये कर्वेचर जब बनाना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि एक बहुत ही दूर डिस्टेंस चला जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा फोकस। तो फोकस के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि फोकस क्या होता है। तो देखिए, फोकस इसको हम लोग F से, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो देखिए, कोई भी मिरर है हमारे पास, इसके फोकस को कैसे डिफाइन किया गया है। तो एक्चुअली फोकस को डिफाइन करने के लिए हम क्या किए, कोई हमारे पास प्लेन मिरर है और ये हो गया आपको प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और पैरेलल रेज आने के बाद किसी पॉइंट से जाए, अब पैरेलल लाइन आ गया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। आपको तरीका बता दिए कि नॉर्मल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए, वही 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये लाइट रे यहाँ से चली जाएंगी। अगर दूसरी लाइट रे अगर पैरेलल यहाँ से भेजें तो यहाँ भी नॉर्मल बनाने का यही तरीका है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा और ये दोनों लाइट रे एक पॉइंट पे मिलेगी। इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, और इतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ भी है तो यहाँ भी इक्वल होगा, और ये दोनों पॉइंट आकर के एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि दोनों ही रे पैरेलल था, दोनों का नॉर्मल सेंटर से मिल रहा था, इसीलिए दोनों का एंगल इक्वल हो गया, एंगल आई, तो दोनों का एंगल आर भी इक्वल होगा, और इसीलिए इसी पॉइंट पे मिलेगा। तो इस मिरर में तो मिल जाता है एक्चुअल में, लेकिन अगर हम मिरर की बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो इसमें एक्चुअल में नहीं मिलता है। और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको इधर आ जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही आ जाता है, और ये हो गया पोल। और जो भी रे ऐसे आता है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करने का यही तरीका है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से एक लाइट रे ले लीजिए। तो ये नॉर्मल के साथ बना इतना एंगल, तो इतना ही एंगल बना करके ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, हम लोग बात किए थे। उसी तरह से यहाँ से कोई लाइट रे गया, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल ड्रॉ करने का वही तरीका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। अब ये दोनों रे इधर आकर के तो कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको हमें क्या करना होगा कि हमारे आँख को ऐसा लगता है कि ये पीछे कहीं एक ही पॉइंट से आ रहा होगा और वो पॉइंट यहाँ पे है, और इसको बोलेंगे फोकस। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में तो नहीं मीट कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे एक ही पॉइंट से आ रही हैं और इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो इस फोकस को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि पैरेलल रेज एक पॉइंट पे मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं, वो पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं स्फेरिकल मिरर का। तो लिख सकते हैं इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस meet or appears to meet at a point on principal axis, that is called focus of the mirror। इसको हम लोग कहते हैं फोकस, मिरर का फोकस। ठीक है, इस तरह से मिरर के फोकस को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि पोल से लेकर के और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे। इसी को बोला जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको क्या बोला जाएगा, पोल से लेकर के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोल देंगे। तो चलिए उसको डिफाइन कर देते हैं यहीं पे। तो लिख लेते हैं फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। किसके बीच में, ये डिस्टेंस। अब बताइए कि अगर फोकल लेंथ पूछा जाए प्लेन मिरर का तो क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। लगभग पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होगा इन्फिनिटी। इसको भी नोट में लिख लेते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी था, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। चलिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो इसीलिए इस क्लास को हम लोग कल करेंगे। यहाँ तक रखते हैं, आप लोग इसको पढ़िए।